नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे, साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में आपकी मदद करेंगे। और आज आपके ये कॉलर शो है, तो सवाल पूछने का तरीका सबसे पहले आपको बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर आप अपने सभी सवाल पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक दिए जाएंगे। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान भी होंगे। ट्रस्ट लाइन से राजीव कपूर जी और बिटूपन मजुमदार होंगे, जो आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात होगी एग्री बिल्स की, जिसकी वापसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अनिल घनवट है, जो सुप्रीम कोर्ट की अपॉइंटेड जो कमेटी बनी थी एग्री बिल्स को लेकर, उसके मेंबर भी थे और साथ ही शेतकारी संगठन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। एक बार फिर से आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। सर, पहली प्रक्रिया वापसी की शुरू हो गई है। आप लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। आप लोगों की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? ये अच्छी दिशा में उठाया हुआ एक कदम था जी। किसानों को मंडी की आजादी देने की मांग पिछले 40 सालों से हमारा संगठन और हमारे मित्र संगठन कर रहे थे जी। लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी जो देश में सत्ता में रही, उनकी ये राजनीतिक इच्छा नहीं थी कि किसानों को आजादी दी जाए जी। पहली बार इस सरकार ने ये प्रयास किया था। उनके पास वो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, लेकिन किसानों के दबाव के चलते उनको पीछे कदम लेना पड़ा और आज वो कानून खारिज हो गए हैं। कानून खारिज हो जाए, लेकिन सुधार की प्रक्रिया बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि पिछले आजादी के बाद जिस तरह की व्यवस्था इस देश में बनी, जी जी, उस व्यवस्था के कारण किसान कर्जे में डूब गया, गरीब हो गया और वो खुदकुशी के कगार पे आ गया और लाखों किसानों ने कर्जे के चलते अपनी जान दे दी है। ये व्यवस्था बदलना जरूरी है, बहुत पहले बदलनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया। मोदी जी ने ये प्रयास किया था, लेकिन दुर्भाग्य से उनको सफलता नहीं मिली। लेकिन जो भी हो, आज ये कानून पीछे लिए गए, लेकिन फिर से कानून बनने चाहिए और भी अच्छे तरीके से। ये कानून 100% अच्छे थे ऐसा हमारा कहना नहीं था। पहले भी हमने भी इसमें कुछ सुधारों की मांग की थी और मुझे उस कमेटी में काम करने का मौका मिला, तो पूरे जो स्टैटिस्टिक्स है एग्रीकल्चर का, जो एनालिसिस है, वो सब मुझे देखने को मिला और वो कहता है कि इसकी जरूरत है। और जो लोगों ने कहा, बहुत सारे किसान नेताओं से हमने इंटरव्यू किया, बहुत सारे एफपीओ से हमारी बात हुई, मंडी चालकों से हमारी बात हुई, ट्रेडर्स से हुई, डीलर्स से हुई, मिलर्स से हुई, एक्सपोर्टर्स से हुई, गवर्नमेंट ऑफिसर से भी बात हुई। और उसमें से ज्यादातर लोग तो इस खुली व्यवस्था को प्रेफर करते थे। जिस तरह के रिस्ट्रिक्शंस मंडी व्यवस्था पर है, वो हटने चाहिए, ऐसा सबका कहना था। वो बात हमने हमारे मन की नहीं लिखी है, जो लोगों ने कहा है वो लिखा है। भले ही आज कुछ किसान दिल्ली के सीमा पर बैठकर उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारे देश के किसान चाहते हैं कि ये व्यवस्था खुली हो, मंडी की आजादी मिले, तकनीक की आजादी मिले। सर, एक सवाल आपसे, ये आपने कहा कि हम भी कुछ सुधार की गुंजाइश यहाँ पर मांग कर रहे थे और आप सुझाव देने भी वाले थे। आपने पूरा डॉक्यूमेंट तैयार भी कर रखा था, तो किस तरह की सुधार की बात आप लोग करने वाले थे? जो लोगों ने कहा वही उसमें लिखा है और ज्यादातर लोगों ने मंडियों को आजादी देने की बात कही है उसमें। अभी तो मैं ज्यादा डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन क्योंकि वो रिपोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट की प्रॉपर्टी है और वो मैं सुप्रीम कोर्ट के इजाजत के बगैर आज तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन लोगों का कहना था रिपील का ये था, उसमें हमारे रिपोर्ट में रिपील का रिकमेंडेशन नहीं था। सुधार की उसमें ज्यादा और सुधार की जरूरत जो लोगों ने कहा था वो हमने लिखा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये हो नहीं सका।
ओके सर, एक आखिरी सवाल आपसे। जिस तरह से कानून वापस हुए हैं इतने रसाकसी के बाद, 20 करीब करीब 14 महीने आंदोलन चले, अब आपको लगता है कि कोई भी कृषि से रिलेटेड रिफॉर्म लाना इतना आसान अब रह गया है क्या सरकार के लिए? ला सकती तो यही सरकार जो अब यानी अब तो मामला पूरी तरह से बुझा नहीं है। अभी एक नई कमेटी बना के फिर से इससे अच्छी तरीके से चर्चा करके जो पहले भागदौड़ में किया गया था वैसा न कर दे। जो आंदोलन करने वाले किसान नेता है उनमें से कुछ प्रतिनिधि हो, जो सपोर्ट कर समर्थन करने वाले हैं उनके कुछ प्रतिनिधि हो, गवर्नमेंट के कुछ लोग हो, ऑपोजिशन के कुछ लोग हो, इस तरह की एक अच्छी इंटेलिजेंट लोगों की कमेटी बनाई जाए और उसमें से फिर एक बार विचार मंथन करके नए सिरे से कानून लाने चाहिए और ये होगा ऐसी आशा में रखता हूँ। ओके, उम्मीद है कि फिर से वापस से कानून आएगा, डेमोक्रेटिक तरीके से आएगा, लोगों के सुझाव लिए जाएंगे, आंदोलन करने वाले किसानों से, किसान संगठन जो इस बिल का विरोध कर रहे थे उनके साथ मिलकर वापस से इस कानून को लाया जा सकता है। तो ये बातें अनिल घनवट जी ने जो कुछ और बातें की, सरकार ने बेहतर प्रयास किए थे, लंबे समय के बाद एग्री सेक्टर के लिए इतने अच्छे प्रयास हुए थे और लेकिन किसानों के दबाव में इस कानून को खारिज कर दिया गया था। हालांकि इनका मानना है कि सुधार की प्रक्रिया चलती रहेगी और इस व्यवस्था को बदलनी चाहिए और एग्री सेक्टर में, पूरे एग्री सेक्टर में ओवरऑलिंग की जरूरत है, एक बड़े बदलाव की जरूरत है और कुछ सुधारों के साथ वापस से इस कानून को लाना चाहिए। शुक्रिया अनिल जी, आपने एक बार फिर से वक्त दिया ईटी नाउ स्वदेश के लिए। चलिए, लेकिन एक और कैबिनेट से एक और खबर जो फैसले पर मुहर लगी है वो है पीएम गरीब कल्याण योजना को 4 महीने तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना अब मार्च 2022 तक लागू रहेगी। योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है। योजना पर मार्च 2022 तक कुल 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं, जो अब तक का टोटल है। जो शुरुआत जब इसकी हुई थी कोविड के समय से, उस समय से अब तक का ये टोटल बजट है। कैबिनेट ने तीनों कृषि कानून को भी वापस लिया, यानी कैबिनेट के जो आज के अहम फैसले जो कमोडिटी मार्केट से संबंधित थे। चलिए, अब वापस से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। एक बार सवाल पूछने का तरीका आपको वापस बता देते हैं। हमारा नंबर है 9136934058। आप इस नंबर पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आगे बचे हुए समय में हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। चलिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं गोल्ड और सिल्वर, जहां पर अब शुरुआती तेजी कम हुई है, खास करके गोल्ड की। बिटूपन, क्या लग रहा है, ये तेजी अब कम होती दिख रही है क्या? गोल्ड अब 47,000 के नीचे शाम के सत्र में फिसल सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है? देखिए, गोल्ड में जो एक्चुअली जो अपसाइड था, काफी सडन चेंजेस हुआ। लास्ट 2-3 दिन में काफी बड़ा सेल ऑफ आया, थोड़ा मेरे अनएक्सपेक्टेड भी था। और जो अनएक्सपेक्टेड रैली भी आया यूएस डॉलर का, और जो पावेल का जो रीनॉमिनेशन के कारण जो यूएस डॉलर में रैली आया, गोल्ड में सेलिंग आया, तो वो अभी फिलहाल के लिए 3 सेशन के बाद आज शायद थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज करने के लिए कोशिश करेगा। 47,300 या 300-250 के आसपास, अराउंड 47,200 टू 300 के आसपास शायद प्रॉब्ली मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके थोड़ा स्टेबिलिटी ला सकता है और थोड़ा सा एक साइडवेज एक्टिविटी आज के दिन में दिख सकता है। ऐसा नहीं कि आज ही सडनली बड़ा रैली या शार्प डिक्लाइन में नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा रेंज बाउंड एक्सपेक्टेड है और 47,300 के आसपास है, शायद वहां से बाउंड बैक होके ऑन द हायर साइड 47,700 के आसपास तक मार्केट, या 650 ऑन द हायर साइड, वहां तक मार्केट एक बार ट्रेड कर सकता है। सिल्वर में भी वही सिनेरियो है, सिल्वर में भी थोड़ा सा काफी सेल ऑफ आया था। अभी तो आज का दिन का जो ट्रेड है मोर ऑफ इनसाइड ट्रेड है और मेरे हिसाब से सिल्वर में भी थोड़ा सा स्टेबल रहना है। अगर 61,900 तोड़ देता है सिल्वर में गोइंग फॉरवर्ड, तो शायद थोड़ा सा और प्रेशर बन सकता है, जो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे फिलहाल के लिए। लेकिन जो यूएस डॉलर का रैली आया और जो पावेल के रीनॉमिनेशन के कारण जो मार्केट में एक सेंटीमेंट भी आया कि जैसे कि यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक पहले हो सकते हैं, जो गोल्डमैन सैक्स का भी थोड़ा सा एक एस्टिमेशन आया था, तो ये थोड़ा सा मार्केट में थोड़ा सा प्रेशर डाल रहा था। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर पे। राजीव जी, आपका क्या मानना है, गोल्ड और सिल्वर में क्या लगता है? शुरुआती तेजी अब गवाता दिख रहा है गोल्ड, और चांदी की भी तेजी अब काफी मामूली रह गई है। अब आप क्या सलाह देंगे यहाँ से? अभी भी आप बेचने की ही सलाह देंगे या आप अपने टारगेट वगैरह रिवाइज करेंगे? गुड इवनिंग विश्वमोहन जी। देखिए, ऑलरेडी काफी गिरावट तो दर्ज कर चुका है बाजार। अगर गोल्ड की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 2000 पॉइंट की गिरावट टॉप से हम देख चुके हैं गोल्ड में। यहाँ से 100-150 रुपए और गिर सकता है, हो सकता है एक बार बाजार 47,100 तक भी
टेस्ट कर ले, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है। अभी यहाँ पर तो बिकवाली नहीं करनी चाहिए विश्वमोहन जी, क्योंकि यहाँ से जो बाउंस बैक होगा वो भी करीबन 400-500 रुपए की रैली तो दिखा सकता है। तो शॉर्ट भी करें तो थोड़ा सा रिकवरी आने पे करें, जैसा कि हमने लेवल्स दिए हुए हैं 47,600 650 के बीच में शॉर्ट करें 47,800 के स्टॉप लॉस से, और नीचे में हमें 47,350 अभी फिलहाल एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट दिखता है, तो वही हमने फर्स्ट टारगेट दिया है। जहां तक सिल्वर की बात है, सिल्वर का बिटूबन ने ऑलरेडी बताया कि 61,900 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सपोर्ट के तौर पे, जहां पर बाजार ने अभी तक एक्ट किया है। अगर ये सपोर्ट टूटता है विश्वमोहन जी, तो एक और सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। अदरवाइज ऐसा लगता है कि थोड़ा सा सिल्वर में भी पॉज होना चाहिए, क्योंकि गिरावट लगातार काफी लंबी गिरावट हमने सिल्वर में भी देख ली, अप्रोक्सीमेटली 7 से 8% की गिरावट है ये, जो कि पिछले 4-5 दिन में हमने सिल्वर में देखी है। तो थोड़ा सिल्वर को भी अब रुकना चाहिए, पॉज होना चाहिए। एक फर्दर डायरेक्शन के लिए बाजार एक शायद एक छोटे से रेंज में जाए, और उसके बाद हम देखें ट्रेंड बनता है इसमें। व्यू है गोल्ड और सिल्वर पे दोनों ही जानकारों का। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर है राजेश हैं, ये राजस्थान जयपुर से है। ये जानना चाह रहा है कि कॉपर में क्या करें और चांदी की तेजी और बढ़ेगी क्या यहाँ से। बिटूपन आप बताइए, कॉपर में क्या करना चाहिए इनको, ट्रेडर हैं, और चांदी की तेजी बढ़ती दिख रही है आपको? देखिए, चांदी में तो मैंने रेंज बता दिया कि थोड़ा सा स्टेबल हो सकता है, और मैं पहले बता देता हूँ कॉपर का फिलहाल देखिए, मुझे तो कोई बड़ा, पहले से मैं बता रहा हूँ कि कॉपर में मैं बहुत ज्यादा तेजी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा सा रिकवरी है, और निकेल में थोड़ा सा रैली आया था जो इन्वेंट्री के कारण थोड़ा सा बेस मेटल को थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर एज ए होल मेरे हिसाब से 750 के ऊपर तो जाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कि वो सस्टेन करेगा। तो यहाँ पे तो मैं सेल पे ही रह रहा हूँ, और मैं एफडी पुल बैक में पहले भी बताया कि मैं पुल बैक में बेचूंगा। हाँ, अभी 739 के आसपास चल रहा है, तो 740 743 सब लेवल के आसपास आप सेल कर सकते हो। एक बार शायद आपको 732 के आसपास लेवल दिख सकता है। अगर आप इसको होल्डिंग पे ले सकते हो, तो मैं पहले से बता रहा हूँ कि 700 के नीचे कॉपर गोइंग फॉरवर्ड आएगा। फिलहाल थोड़ा सा मोमेंटरी पुल बैक है, पुल बैक में मार्केट रहता है, और पुल बैक थोड़ा जो रहता है इस समय शायद थोड़ा सा सस्टेन कर जाए इस रेंज में, थोड़ा उसके बाद एक सेलिंग आएगा शॉर्ट टर्म में। तो फिलहाल इंट्राडे में हायर लेवल पे मैं सेल पे रहूंगा। 740 या 743 ये सब लेवल है, वहां पे मैं सिल्वर सेल करने के लिए प्रेफर करूंगा, कॉपर सेल करने के लिए प्रेफर करूंगा। सिल्वर में क्या हो रहा है, सिल्वर में जो अभी राजीव जी ने भी बताया, मैंने भी थोड़ा व्यू बताया था कि सिल्वर के लिए, सिल्वर में भी थोड़ा अनएक्सपेक्ट सेलिंग है। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होने के बाद मार्केट में स्टेबिलिटी आने के बाद से बता सकेंगे कि फिर आपसे तेजी आएगा कि नहीं। फिलहाल सेलिंग यहाँ पे शायद थोड़ा स्टेबिलाईज हो, 61,900 अगर नहीं ब्रेक रहता है, थोड़ा सा स्टेबिलाईजेशन हो सकता है, या आज इनसाइड ट्रेड होके थोड़ा सा होता है तो मार्केट में और थोड़ा सा पुल बैक होने का पॉसिबिलिटीज है। तो सिल्वर में ज्यादा एग्रेसिव पोजिशनिंग मत बनाए, यहाँ पे चेंजेस हुआ है थोड़ा सा मार्केट में, क्लाइट चेंजेस हुआ है, तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। कॉपर में आप आराम से बेच सकते हो इंट्राडे के लिए। तो ये कॉपर और सिल्वर को लेकर बिटूपन की। चलिए अगले कॉलर है प्रताप है, नांदेड़ महाराष्ट्र से। इनके पास 60 लॉट है, 66,750 रुपए पे फरवरी एक्सपायरी का कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने ले रखा है सिल्वर मिनी का। राजीव जी आप सिल्वर मिनी में बताइए, 66,750 पे इन्होंने बाई किया है 60 लॉट, क्या करें? देखिए विश्वमोहन जी, लेवल्स तो वही रहेंगे चाहे सिल्वर है या सिल्वर मिनी है। अगर बाजार 61,800-900 के नीचे 2 दिन लगातार क्लोजिंग करता है, तब ये थोड़ा सा इसमें से थोड़ा सा पोजीशन को जरूर लाइटन डाउन करें, और फिर नीचे में फिर इसमें एंट्री बनाने की सोचे अराउंड 59,000 के आसपास। अगर ये लेवल्स विश्वमोहन जी इसके नीचे बाजार नहीं डाउन जाता है, मतलब 61,900 के नीचे बाजार नहीं बंद होता 2 दिन लगातार, तो रिकवरी के चांसेस हैं, काफी फेयर एनफ चांसेस हैं, जिसमें बाजार फिर से एक बार 64,000 तक का लेवल तो दिखा सकता है। तो एटलीस्ट उस बाउंस बैक तक का जरूर वेट करें, और वहां पर पोजीशन को जरूर लाइट डाउन करें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी विश्वमोहन जी उसके आसपास ही हैं, 64,000 64,500 के बीच में। तो फर्दर जो आगे की जो ट्रेंड बनेगी वो उसके बाद ही बनेगी, क्योंकि बाजार मुझे लगता है कि अब एक रेंज में चला जाना चाहिए, जिस रेंज के दौरान 64,500 और 61,900 आई थिंक नीचे में, या 61,800 नीचे में एक लेवल होना चाहिए। तो एक 2,500-3,000 पॉइंट की एक रेंज बननी चाहिए चांदी में, कोई डिसाइसिव ट्रेंड बनने के लिए आगे आने वाले समय के लिए। राजीव जी एक और सवाल आ रहा है, निशिकांत पाटिल है महाराष्ट्र से,
हाजिर के ये ट्रेडर नहीं है, हाजिर में इनके पास 5 टन कॉटन है, क्या करना चाहिए इनको? विष्णु जी, कॉटन में देखिए 31,000 अभी तक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है और बाजार 31,000 के नीचे जाता भी नहीं है और ऊपर में 33,000 एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। तो मैं एडवाइस करूंगा जब तक बाजार 31,000 के नीचे नहीं जाता है तब तक ये बाउंस बैक का जरूर वेट करें और 33,000 के आसपास ये डेफिनेटली अपना थोड़ा सा तो इनको लिक्विडेट करना चाहिए, क्योंकि कॉटन के दाम देखिए अगर मैं कंपैरिजन करूं अगर पिछले 6 महीने का, तो 6-7 महीने में एक अच्छी खासी रैली बनी है इसमें कॉटन में, जिसमें भाव जो है अप्रोक्सीमेटली 40% तो बढ़े हैं। चलिए अब ग्वार की बात कर लेते हैं एग्री मार्केट से ही, जहां पर काफ़ी गिरावट बढ़ती जा रही है। अब 4.5% से ज़्यादा की गिरावट आप देख रहे हैं दिसंबर के वायदा में। करीब करीब अभी भाव है 10,885। हमारे साथ ग्वार के एक्सपर्ट भी हैं और टेक्निकल एनालिस्ट भी है, अमित खरे जी हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। आप बताइए, ग्वार सीड और ग्वार गम में जो ये गिरावट आई है, आपको कहाँ एंट्री का मौका दिख रहा है और किस साइड दिख रहा है? हाँ जी, थैंक यू विष्णु मोहन जी। जैसे ग्वारगम की बात अभी हम पहले कर लेते हैं। ग्वारगम अभी जैसा कि अभी स्क्रीन पर लगभग 4% के आसपास माइनस है, 10,885 का भाव लगभग चल रहा है। दिसंबर वायदे की बात कर रहे हैं हम। तो दिसंबर वायदा ग्वारगम ने अभी 8-10-12 दिन पहले लगभग 13,990 के आसपास का एक हाई बनाया था। वहां से अभी मोटा मोटी देखा जाए तो 3,000 पॉइंट की एक प्रॉफिट बुकिंग इसमें देखने को मिली है। पिछली बार अपना जैसे 13,500 के आसपास भाव चल रहा था, उस टाइम हमने प्रॉफिट बुकिंग रिकमेंड किया था। अभी इसमें अगर फ्रेश ट्रेड की मैं बात करूं तो मेरे को लगता है 10,800 10,700 ये जो है इसका एक वापस एंट्री पॉइंट मेरे को नजर आ रहा है, क्योंकि पुराना ब्रेकआउट जो है 10,850 के आसपास था और अभी भाव लगभग वही आ गए हैं। तो थोड़ा सा जो रिस्की ट्रेडर है वो मौजूदा भाव पे खरीदारी कर सकते हैं। जो सेफ ट्रेडर है वो 10,700 के आसपास एंट्री करें। 10,200 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करें। मेरे को लगता है ये दिसंबर वायदा ग्वारगम शॉर्ट टर्म में वापस फिर से 11,700 12,000 की रेंज दिखा सकता है और अगर थोड़ा सा मोमेंटम और अच्छा बना तो 14,000 के भाव भी पोजिशनल बेसिस पे देखने को मिल सकते हैं। ओके, मतलब बढ़िया इनके लेवल के आसपास अब आता दिख रहा है ग्वारगम। आप 10,700 के आसपास खरीद सकते हैं ग्वारगम को। पहला टारगेट दे रहे हैं 11,700 का, फिर अगला टारगेट है 12,000 का, फिर आगे 14,000 तक के भी टारगेट दिख सकते हैं। लेकिन जो स्टॉप लॉस ये बता रहे हैं 10,200 का, ये ज़रूर लगा लीजिएगा। सर, ग्वार सीड का क्या टारगेट है? हाँ जी, ग्वार सीड में भी जैसे 6,5950 के आसपास एंट्री बनाई जा सकती है। 6250 6300 के आसपास का इसमें 2-4 दिन का टारगेट देखने को मिल सकता है और 5800 रुपए के नीचे का एक इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है पॉजिटिव ही है। करेक्शन मार्केट में आते हैं तो एक एज अपॉर्चुनिटी हमें यूज करना चाहिए। फंडामेंटल के भी अगर देखें तो अभी पिछले मंथ का जो एक्सपोर्ट था ग्वारगम का, उसमें लगभग 25% का इजाफा हुआ है। लगभग 25,802 MTS के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ था और क्वार्टरली बेसिस पे भी लगभग 40% का इजाफा हुआ था। फंडामेंटली ऑलरेडी सपोर्ट है। अभी जो करंट में प्रेशर दिख रहा है वो थोड़ा सा फंडामेंटल अराइवल का है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर का मंथ जो है वो अराइवल का होता है ग्वार का। ये प्रेशर है, ये 10-12 दिन में इसका अराइवल खत्म हो जाएगा तो इसमें आगे जो है बहुत अच्छा और मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ग्वार सीड के जो लेवल अभी बताए वो सेम ही है। ओके सर, सोयाबीन पे बता दी कि सोयाबीन में क्या करना चाहिए। हालांकि सोयाबीन में आज के दिसंबर के वायदा में तेजी है, हल्की तेजी है। 6,600 के आसपास भाव है, 6,585 मौजूदा भाव है। अगर इस लेवल पे अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो क्या सलाह देंगे? जी विष्णु जी, लास्ट ट्रेड जो सोयाबीन में अपन ने डिस्कस किया था वो लगभग 5600 के आसपास था और 6,000 के आसपास का उसमें हमने टारगेट डिसाइड किया था। अभी भाव जो दिसंबर का है वो 6580 के आसपास है। मौजूदा भाव पे इस पे खरीदारी कर सकते हैं। मेरे को लगता है 6350 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें आगे 7200 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। और अगर थोड़ा लंबा व्यू में देके चलूं तो 8,000 के भाव भी पोजिशनल ट्रेडर को इसमें आगे देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का टारगेट 7200 का है, 6350 SL और पोजिशनल ट्रेडर्स का जो टारगेट है वो 8,000 के आसपास है। जी, सोयाबीन भी खरीदने की सलाह है। 6,500 से 6,600 के आसपास आप खरीदें। पहला टारगेट है 7,200 और आगे पोजिशनल टारगेट आपको लंबा भी इन्होंने दिया है। और जो स्टॉप लॉस लगाना है इस ट्रेड में वो है 6,350 रुपये का। ग्वारसीड और ग्वारगम भी इनकी खरीदारी की सलाह है। ग्वारसीड का जो टारगेट है वो 6,250 का है और 11,700 से 12,000 का टारगेट है ग्वारगम का। शुक्रिया अमित जी, तीनों ही ट्रेड के लिए।
चलिए अब कुछ और काउंटर्स की नजर डाल लेते हैं। तो बेस मेटल्स में आज अच्छी तेजी दिख रही है, खास करके निकेल में। बीटूपन क्या लग रहा है, निकेल में मौके हैं क्या अभी, या अब ज्यादा तेजी हो गई या बेच दे ऊपर के लेवल पे? 2% से ज्यादा की तेजी है, 1587 रुपए के ऊपर है करंट भाव। निकेल में तो देखिए अभी तो फिलहाल के लिए और थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है निकेल में। निकेल और बेस मेटल में जैसे कॉपर का थोड़ा सा डाइवर्जेंस होगा, और निकेल में मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा दिस में और थोड़ा सा पॉजिटिव रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से सडनली सेलिंग आएगा। यहाँ से आज के हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ से और 15-20 रुपए का निकेल में तेजी हो सकता है इंट्राडे में। राजीव जी, आपको क्या लगता है निकेल और जिंक पे आप बताइए। जिंक भी 1% ऊपर है, 2% से ज्यादा की मजबूती हम निकेल में देख रहे हैं। आपकी तरफ से कोई ट्रेड मेटल में? विश्वमोहन जी, मुझे निकेल में लगता है कि एक बार 1600 तक के दाम, 1608 तक के दाम आने चाहिए। और जिंक भी इन कंपैरिजन टू कॉपर तो आउट परफॉर्म करना चाहिए। जिंक में मुझे लगता है कि बाजार जो है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट का 276.50 तक ऊपर में और 278 तक जा सकता है। और दोनों ही काउंटर मुझे लगता है कि बेस मेटल में आउट परफॉर्मिंग होने चाहिए। अब क्रूड की बात कर लेते हैं, जो काफी वॉलेटाइल है। हालांकि कल के शाम के सत्र में तेजी दिखी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वापस से दबाव दिख रहा है। बीटूपन, आप क्या सलाह देंगे? आप भी बेचने की सलाह देंगे क्रूड को? देखिए क्रूडल अभी सारा क्रूडल का सिनेरियो काफी चेंजेस हो गया है। अभी फंडामेंटल्स नहीं, थोड़ा सा पॉलिटिकली ज्यादा चल रहा है। ओपेक और जो प्रोड्यूसिंग नेशंस है और जो मतलब कंज्यूमर्स, उनके बीच में थोड़ा सा रिफ्ट हो रहा है। जैसे कि यूएस ने और यूएस, चाइना, कोरिया एंड इंडिया से भी थोड़ा सा एसपीआर से क्रूड ऑयल रिजर्व निकालेंगे बोले। थोड़ा सा न्यूज भी आया है कि 5 मिलियन बैरल के आसपास तो रिजर्व ये निकालने वाले हैं। तो थोड़ा सा ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल है, क्रूड ऑयल में थोड़ा सा वोलेटिलिटी रहेगा। और जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स इतना एसपीआर इतना ज्यादा नहीं कि ये क्रूड ऑयल को सडनली स्टॉप कर पाएगा। यूएस में जो एसपीआर है अराउंड 740 मिलियन बैरल, तो ये काफी बड़ा नहीं है मार्केट को रोकने के लिए। थोड़ा सा हाँ सेंटिमेंटली दिखा रहा है कि थोड़ा सा ये लोग भी काफी कॉन्सर्न है, थोड़ा पॉलिटिकल वाला सिनेरियो दिख रहा है। दूसरा और एक चीज है कि जेपी मॉर्गन का भी एक रिपोर्ट आया था। उन्होंने बोला कि देखिए क्रूड ऑयल का जो प्राइस है अभी कंपेयर टू अदर एसेट क्लासेस, अगर एसेट क्लासेस के हिसाब से क्रूड ऑयल काफी थोड़ा सा अंडर वैल्यू या चीप बोल सकते हो। आज आप बेस मेटल में उठा के देखिए, कोई भी एसेट क्लासेस देखिए, यूएस इक्विटीज देखिए, उसके हिसाब से तो क्रूड ऑयल काफी सस्ता है, उतना रैली नहीं आया हुआ है। तो वो लोग बोले कि $115 के हिसाब से भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए सिनेरियो ऐसा है कि ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव में ऐसा हो रहा है कि जो सेंटिमेंटल प्रेशर है यूएस की तरफ से, चाइना और कोरिया एंड फ्रॉम इंडिया, तो मेरे हिसाब से मार्केट में थोड़ा सा दबाव रहेगा। इसका मतलब है कि बड़ा सेल ऑफ है। तो इंट्राडे में थोड़ा सा 59, 20, 10 ये सब के आसपास हो सकता है सेलिंग, और 5780, 5750 के लेवल के आसपास पहुंच सकता है। तो ये कॉल है क्रूड पे सेल करने की सलाह है इनका। सर राजीव जी फटाफट बता दीजिए, वक्त कम है। अगले कॉलर का सवाल आया, आकाश है इंदौर से। एनजी इन्होंने 371 पर सेल कर रखा है, क्या करना चाहिए इनको? ये बने रह सकते हैं अपनी कॉल ट्रेड के अंदर, और स्टॉप लॉस 374 का मेंटेन कर लें, 360 तक का वेट कर लें। ओके, तो आकाश जी आपके लिए राजीव जी की सलाह है 360 तक का वेट कर सकते हैं, अपने सेल की पोजीशन में बने रह सकते हैं। ये राजीव जी की राय है। शुक्रिया राजीव जी आपका, और बीटूपन आपका। आप दोनों का अपने दर्शकों के सारे सवालों के जवाब दिए, साथ ही बेहतरीन ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्र। नमस्कार।